Good morning students, I am Sanjay Kumar Pandey, lecturer in English. Today we all going to learn first poem of class 12th EP board, Character of a Happy Life, written by Sir Henry Wotton. आइए सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि पोएट के बारे में जानने से हमको पोएम को जानने में आसानी होगी. Sir Henry Wotton was born in 1568 and died in 1639. Sir Henry Wotton was a famous scholar and critic of the 17th century. He was a broadly wise and practical man, and he was ambassador at the court of Venice and employed on various other diplomatic missions from 1604 to 1624. He was educated at Winchester at Queen's College, Oxford, and entered the Middle Temple to qualify for practicing at the bar. His definition of the ambassador has become a proverbial. उनकी वो राजदूत नियुक्त किए गए थे और उन्होंने की जो राजदूत की परिभाषा बताई, एक एम्बेसडर की जो डेफिनेशन क्रिएट की, वो आज भी कहावत के रूप में इस्तेमाल की जाती है. आइए हम लोग उस कहावत के बारे में जान लेते हैं. उन्होंने क्या कहा? एन एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन. एक जो दूत होता है, राजदूत किसी भी सरकार का, किसी भी देश का, वह बहुत ही ईमानदार आदमी होता है, इसीलिए उसको वहाँ राजदूत नियुक्त किया जाता है. सेंट टू लाई अब्रॉड, जिसको झूठ बोलने के लिए बाहर भेजा जाता है फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की भलाई के. फिर से मैं आपको बता दूं कि सर हेनरी वॉटन जो कि एक एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे, उन्होंने एक राजदूत की परिभाषा बताई, और वो परिभाषा ये है कि राजदूत एक ईमानदार आदमी होता है जिसको दूसरे देश में अपने देश की भलाई के लिए झूठ बोलने के लिए भेजा जाता है. ये सर हेनरी वॉटन का परिचय है. सर हेनरी वॉटन ने जो बातें कही हैं वो बड़ी साफ गोई के साथ कही हैं. उनकी कविता के बारे में जान लेते हैं, जो एक पोएम लिखी गई है. टुडे वॉटन्स फेम रेस्ट्स ऑन. आज जो प्रसिद्धि है सर हेनरी वॉटन की, वो ऑन हिज मिस्ट्रेस, जो लिरिक है उनका ऑन हिज मिस्ट्रेस, क्वीन ऑफ बोहेमिया, एंड ए डायडेक्टिक पीस कॉल्ड कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. ये उसी से लिया गया है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के बारे में हम लोग जान लें. पोएट के बाद पोएम के बारे में भी जान लेते हैं. The poem is one of the best poems on which the poet's fame rests. कवि अपनी कुछ कविताओं के लिए जाने जाते हैं. वो कविताएं उस कवि का परिचय होती हैं, और ये कविता भी उसी में से उन्हीं पर कविताओं में एक है. It is a full of morals. ये कविता नैतिकता से भरी हुई है. The poet has pointed out some qualities which make a man's life sublime. उन्होंने मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे गुण बताए हैं जिससे मनुष्य का जीवन मुक्ति के मार्ग की ओर, शुद्धि के मार्ग की ओर बढ़ता है. द पोएम टेल्स अस दैट मोरल क्वालिटीज़ आर बेटर देन बॉडली पोजेशंस. उन्होंने कहा मनुष्य का जो नैतिक आचरण है वो उसके द्वारा जो सांसारिक उपलब्धियां हैं उनके सामने श्रेष्ठ है. इन हिज ओन पेकुलर वे He says that a man who is lord of himself, उन्होंने कहा जो मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण कर सकता है, स्वयं का मालिक है, स्वयं का गुलाम नहीं है, he may have no land is an ideal person. भले ही उसके पास कोई भूमि ना हो, कोई भवन ना हो, कोई संपत्ति ना हो, फिर भी वो महान है. Thus in the last line of the didactic poem he says clearly, और इस पूरी कविता का निचोड़, इसका एक्सट्रैक्ट उन्होंने आखिरी पंक्ति में कहा है. उन्होंने कहा एंड हैविंग नथिंग एट ऑल, ऐसे व्यक्ति के पास कुछ न होकर भी सब कुछ होता है.
इस पोएम के द्वारा उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। इसमें एक बहुत अच्छा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, ऑक्सीमोरॉन। ही हैविंग नथिंग, एक तरफ कहा जाता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और फिर कहता ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। ऑक्सीमोरॉन में पता है कि एक ही स्टेटमेंट में दो विरोधाभासी अपोजिट थॉट्स को एक साथ रखा जाता है, तब ऐसे फिगर ऑफ स्पीच की उत्पत्ति होती है। आइए हम लोग ये पोएम पढ़ेंगे और इसमें आपको म्यूजिकल इफ़ेक्ट, जो संगीत का प्रभाव है, वो भी नज़र आएगा। पहली 4 लाइनें लेते हैं, जो इसका स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा है, और ये 6 स्टेंजा में डिवाइड है पोएम। फर्स्ट स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट, टॉट, और थर्ड लाइन में है थॉट। इसी प्रकार से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है विल, और फोर्थ लाइन का है स्किल, यानी कि ए बी इसका राइमिंग स्कीम है। और इस पोएम को पढ़ने में भी आनंद आएगा, इस पोएम को याद रखना भी आसान है, क्योंकि इसके शब्दों में बहुत तारतम्य है। हाउ हैप्पी इज द बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। पहले सेंटेंस को हमें 2 हिस्सों में बांट लेना पड़ेगा। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, वो जीवन पाकर कितना प्रसन्न है, और हाउ हैप्पी इज ही टॉट, या उसको इस प्रकार की शिक्षा दी गई है। हाउ हैप्पी इज ही टॉट, वह इस शिक्षा पाकर कितना प्रसन्न है। अब जीवन और शिक्षा उसकी क्या सिखाती है, उसके जीवन का संदेश क्या है, उसके शिक्षा का संदेश क्या है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं को पोषित करने के लिए जिसने जन्म नहीं लिया है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, वो दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए न उसने जन्म लिया है, न उसने ऐसी शिक्षा ग्रहण की है। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स वेपन, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका हथियार क्या है, उसके जो ईमानदार विचार, वही उसके सबसे अच्छे हथियार हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और सामान्य सत्य, साधारण सच, इज हिज अटमोस्ट स्किल, वो उसकी सबसे बड़ी चतुराई है। अगला स्टेंजा, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है, वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, मैं आपको बता दूं, पैशन जो तीव्र इच्छा होती है, बिल दृढ़ इच्छा होती है, बिस सामान्य इच्छा होती है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, वह उनका गुलाम नहीं है। हुज इज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है, वह मरने से नहीं डरता है। अनटाइड माने नहीं बंधा हुआ है, टाइड मीन्स बंधा हुआ, अनटाइड माने नहीं बंधा हुआ। अनटू द वर्ल्ड विद केयर, वो इस संसार से बंधन रहित है। किस बात से बंधन रहित है? विद केयर ऑफ प्रिंसली लव, राजकीय प्रेम, राजकीय सम्मान उसे नहीं चाहिए, वो इससे बंधा हुआ नहीं है। आर बल्गर ब्रेथ, या लोगों की जो आलोचनाएं होती हैं उनसे भी वह बंधा हुआ नहीं है। यानी कि उसका जो जीवन है वो न तो राजा के लिए काम करता है, न राजा को खुश करने के लिए कुछ करता है, न लोगों हमारी आलोचना न करें इसलिए काम नहीं करता है। वो इन सबसे बंधनों से रहित है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जिसका जीवन, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, उसका जीवन, र्यूमर्स मीन्स अफवाहों से मुक्त है। वो अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है, लोग उसके बारे में किस प्रकार की अफवाहें उड़ा रहे हैं। हुज कंसेंस मीन्स अंतर्मन, आत्मा, विवेक, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, और रिट्रीट मीन्स शरण स्थली। उसकी आत्मा उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली है।
हुज स्टेट कैन नीदर फ्लटरर्स फीड। हुज स्टेट मीन्स अवस्था, उसकी अवस्था कैन नीदर फ्लटरर्स फीड, जो चाटुकार होते हैं उनको वहाँ से कोई भोजन, कोई पोषण उसके जीवन से प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों के जीवन से जो चाटुकार चापलूस होते हैं, जो सामने मुख पर प्रशंसा करने वाले होते हैं, उनसे उसको किसी प्रकार का पोषण प्राप्त नहीं होता है। ना रुइन मेक अप्रोसर्स ग्रेट, ना ऐसे लोगों, नॉर रुइन मीन्स बर्बादी, मेक ऐसे लोगों का नष्ट हो जाना, ऐसे लोगों का न रहना, ऐसे लोगों के विनष्ट हो जाने से भी जो अत्याचारी होते हैं उन्हें किसी प्रकार की महानता प्राप्त नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी महान व्यक्ति की किसी षड्यंत्र में मृत्यु हो जाए या वो षड्यंत्र में फंस भी जाएं, तो ऐसे षड्यंत्रकारियों को जनता या लोग किसी प्रकार का श्रेय नहीं देते हैं। ऐसे लोगों पर अत्याचार करने वाले लोगों को बदनामी और अपयश ही प्राप्त होता है, उन्हें किसी प्रकार की प्रशंसा प्राप्त नहीं होती है। Who invites none, whom chance doth raise. Who invites none? Invites means वो ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं करता है। Whom chance doth raise, जो मौका पाकर आगे बढ़ गए हैं, जो आगे मौका परस्ती से आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने जीवन के नियमों सिद्धांतों को ताक पे रखकर प्रसिद्धि और उन्नति प्राप्त की है। ऐसे लोगों से वो घृणा, वो ईर्ष्या नहीं करता। नॉर बाइस हु नेवर अंडरस्टैंड, नॉर बाइस हु इनवाइस नन होम चांस डथ रेज, नॉर बाइस। ऐसे लोग, मैं पहले बता चुका हूँ इस लाइन का आपको अर्थ, ऐसे लोग जिन्होंने अपने अवगुणों दुर्गुणों के द्वारा न कि सिद्धांतों नियमों का पालन करते हुए प्रसिद्धि या उन्नति प्राप्त कर ली है, वो ऐसे लोगों से घृणा, इनवाइस मीन्स घृणा नहीं करता है। हु नेवर अंडरस्टैंड हाउ डिपेंड वुड्स आर गिवन विथ प्रेज, हु नेवर अंडरस्टूड माने वो नहीं समझता है, वह नहीं समझता है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन, किस प्रकार गहरे घाव प्रसन्नता के द्वारा दिए जाते हैं। प्रसन्नता, दूसरों की तारीफ करके, चापलूसी करके किस प्रकार के गहरे घाव उन्हें दिए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुख पर तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बार करते हैं, पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। वह हु नेवर अंडरस्टूड, वह ऐसे लोगों वो ऐसी चीज़ों को नहीं समझता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वो राजा के नियमों को, राज्य के नियमों को नहीं जानता है, वो कानून नियम को नहीं जानता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन सदाचार के सिद्धांतों को जानता है। वो सदाचारी, रूल्स ऑफ गुड, वह मनुष्य की सभ्यता के विषय में जानता है, वह नैतिकता के विषय में जानता है, वह भले ही राजकीय नियमों के बारे में परिचित न हो। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सुबह उठकर वो ईश्वर की प्रार्थना करता है, शाम को सोने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है। अब आपको बता दें वह प्रेयर क्यों करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, वह इसलिए नहीं करता है कि ईश्वर हमको भौतिक संसार की उपलब्धियां दे, वह हमको गाड़ी बंगला मोटर दे। वो चाहता है ईश्वर उसे भौतिक चीज़ों के स्थान पर अपनी कृपा बनाए रखे, इसलिए
वह सुबह उठकर ईश्वर की प्रार्थना करता है और शाम को सोने से पहले भी ईश्वर की प्रार्थना करता है। Who entertains the harmless day? Who entertains? ऐसा व्यक्ति दिन को व्यतीत करता है। कैसे व्यतीत करता है? द हार्मलेस डे, किसी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। ऐसा व्यक्ति किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और अपने दिन को किस प्रकार व्यतीत करता है? विद ए वेल चूजन बुक, कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर, कोई ज्ञानप्रद पुस्तक पढ़कर, या और फ्रेंड, या किसी अच्छे मित्र के साथ, या किसी की संगति में। ऐसी संगति जिसे कहते हैं संगति से ही गुण उपजें। हमें अपने मित्र का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमें उन पुस्तकों का भी ध्यान का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हम जो भी चीज़, जो भी जैसे भी अपना समय बिताते हैं, जिसके भी सानिध्य में बिताते हैं, अगर आप टेलीविज़न देखते हैं तो अच्छा प्रोग्राम देखिए, ज्ञानवर्धक प्रोग्राम देखिए। अगर आप मूवी देखते हैं तो नैतिकतापूर्ण देखिए। जब भी आप कोई बुरी चीज़ देखते हैं तो उसका प्रभाव आपके अंतर्मन तक जाता है। इसी प्रकार वह कहता है कि हमको अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, हमको ऐसे मित्र के साथ दिन व्यतीत करना चाहिए जो हमें बुराइयां न सिखाए, हमको अच्छी बातें बताए, इस जीवन से मुक्ति का मार्ग बताए। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ऐसा व्यक्ति दास्ता गुलामी की जंजीरों से मुक्त होता है। हम क्या करते हैं? पूरे जीवन अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। कभी भी आपस में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सके, जैसे हमें किसी ने पकड़ लिया हो या जकड़ लिया हो। ये चीज़ें, ये बुराइयां हमारी हैं, ये कमजोरियां हैं जो हमको जकड़े रहती हैं और कुछ अच्छा करने से रोकती हैं। इसीलिए हमको हमेशा स्वयं को स्वतंत्र महसूस करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें, अच्छे व्यक्ति और अच्छे कार्य कभी चीज़ों को बंधनों में जकड़ते नहीं हैं। हमेशा बुरी आदतों के लोग शिकार हो जाते हैं। अच्छी आदतें तो संत की तरह होती हैं, आप जरा सा उनका अपमान करेंगे वो रूठ कर चली जाएंगी। जो बुरी आदतें होती हैं वो दुर्जन व्यक्ति की तरह होती हैं, वो अगर आपको एक बार पकड़ लें तो आप चाह कर भी उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। यह व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने या गिरने के भय से मुक्त होता है। जीवन में अक्सर आप देखते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में पहले हमको जब कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती है तो हम दुखी रहते हैं। अगर हमारा विकास, हमारी उन्नति नहीं हो पाई तब हम दुखी रहते हैं। और अगर उन्नति हो गई है, अगर विकास हो गया है, अगर हमको कुछ प्राप्त हो गया तो वह खो न जाए, इस डर में रहते हैं। यानी कि हम लगातार जीवन में डरे हुए रहते हैं। हमें बीमारी हो जाए तो भी हम डरे रहते हैं, और अगर कहीं बीमारी हो न जाए इसलिए भी डर में रहते हैं। यानी कि मनुष्य का जीवन डर में ही बीतता है, मनुष्य का जीवन चिंता में ही बीतता है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि मनुष्य को क्या है, जीवन में क्या है, उन्नति या अवनति। मनुष्य ऊपर उठता है या नीचे गिर सकता है। इसीलिए जब वो जीवन पथ पर चल रहा है तो आगे भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो कैसा है? स्वयं का मालिक है। लॉर्ड मीन्स जमींदार, वह स्वयं का मालिक है। अक्सर हम क्या होते हैं? हम अपने गुलाम होते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के गुलाम होते हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं। कई बार आप देखिए, हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर बहुत सारे अपराध, बहुत सारे पाप कर जाते हैं। फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ द नॉट ऑफ लैंड्स। हो सकता है उसके पास कोई भूमि, भवन, वाहन या सांसारिक संपत्ति का मालिक वह न हो,
लेकिन वो स्वयं का मालिक है, स्वयं की इच्छाओं का मालिक है, उनका गुलाम नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, ऐसे व्यक्ति के पास कुछ भी न होकर, यहाँ कुछ भी से मतलब यह है, अर्थ यह है कि उसके पास सांसारिक उपलब्धियाँ, सांसारिक चीज़ें भले ही न हो, ही हैथ ऑल, इसके अलावा उसके पास सब कुछ है। ऐसे व्यक्ति के पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। इस प्रकार सर हेनरी बॉटन ने इस कविता में हमको जीवन का मर्म समझाया है। आपको इस कविता को पढ़कर भले ही आप कनेक्ट ना कर सकें, क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत गीता को नहीं पढ़ा होगा, और यह हम भारतीयों को यह पोयम इसलिए बहुत जोड़ती है क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में हमको बताया है कि किस प्रकार, मुझे यह कविता पढ़कर ऐसा लगता है सर हेनरी बॉटन में भगवान श्री कृष्ण की आत्मा आ गई है, और वह अपने द्वितीय अध्याय में सारी बातें यही कहते हैं। दिस डायरेक्टिक पोएम कैन मेक ए वेरी ग्रेट अपील टू इंडियन रीडर्स, हम भारतीय पाठकों को यह एक बहुत बड़ी अपील लगती है। फेड ऑन द फिलॉसफी ऑफ श्रीमद् भागवत गीता, ये भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं गुणों पर चर्चा की है, इन्हीं के बारे में अर्जुन को बताया है के बारे में बताया है, किस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग की ओर ले जा सकता है। He thought the thought contents of the two are very close to each other। इस कविता में बताई गए सारे विचार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में बताए गए उन सारे विचारों से बहुत मेल खाते हैं। बॉटन्स पोएम इंस्पायर्स अस into adopting a way of life marked by true freedom of thought and action। सर हेनरी बॉटन की यह पोयम हमको प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार के उद्देश्यों को स्थापित करें, और हमारे विचार और हमारे कार्य किस प्रकार हों, किस प्रकार हमारा जीवन राइटसनेस, अच्छाई की ओर हो, ऑनेस्टी, ईमानदारी की ओर हो, सिंप्लिसिटी, साधारण जीवन, उच्च विचार हों, फेथ, विश्वास में हो, और केयर फ्रीनेस, हमारे जीवन चिंताओं से मुक्त हो। द पोएम इज रेंडर्ड इनटू स्मूथ फ्लोइंग। इस पोएम में आप देखेंगे एक प्रकार का प्रवाह है जिसमें आप यात्रा का आनंद लेते हैं। कविता में प्रवाह है और कविता का आनंद है। एंड सोनरस वर्सेस इजी टू मेमोराइज। और इस कविता को में जो राइमिंग स्कीम है उसके द्वारा इस कविता को याद करना आसान है। इस कविता में बोर्ड परीक्षा में 2 प्रश्न, जैसा कि मैं सभी के बारे में बता चुका हूँ। एक प्रश्न सेंट्रल आइडिया के बारे में पूछा जाता है कि आपको कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया किस प्रकार लिखना है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि सेंट्रल आइडिया में आपको इस कविता को जस्ट इन नटसेल बहुत ही संक्षेप में लिखना है। जो कवि ने गुणों के बारे में इस 6 स्टेंजा में जिन गुणों के बारे में बताया है, रूल्स ये कहते हैं कि जो हमारा सेंट्रल आइडिया है वो पोएम का 1/3 होता है। कई बार आप देखते हैं कि जो प्रोज में एक्सप्लेनेशन होता है वो 3 टाइम्स होना चाहिए लगभग, और ये जो सेंट्रल आइडिया है वो 1/3 आना चाहिए। इसलिए सेंट्रल आइडिया जब भी आप बहुत बड़ा लिखते हैं तो समझ लीजिए कि आपने कविता के उस केंद्रीय भाव को ठीक से समझा नहीं है। इसी प्रकार इस पोएम में आपको 6 स्टेंजा हैं, और अक्सर बोर्ड परीक्षा में इसके स्टेंजा में पूछा जाता है कि इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आप क्लास कक्षा 11 में, क्लास फर्स्ट ईयर में पहले भी एक्सप्लेनेशन लिख चुके हैं। उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो रेफरेंस आता है कैसे लिखेंगे आप, इसका रेफरेंस कैसे लिखेंगे। दिस पीस ऑफ लिटरेचर कई तरीके से लिख सकते हैं। ये नहीं होता कि आपने कोई एक शब्द चुन लिया। लिटरेचर क्या है, साहित्य क्या है। साहित्य में सौंदर्य तभी उत्पन्न होता है जब आप सामान्य अर्थों, एक सीधे अर्थों के बजाय कविता में लिखते समय कुछ दिस पीस ऑफ लिटरेचर हैज़ बीन adopted
फ्रॉम, और जो पुस्तक का नाम है फ्रॉम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सन हेनरी बॉटन। और जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें आप श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा जो द्वितीय अध्याय है उसमें किस प्रकार मैंने बताया था कि आप कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि इस पोएम में कि कवि ने किस प्रकार एक मनुष्य के में किस प्रकार के गुण होने चाहिए ये बताने की कोशिश की है। और जब भी आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो मैं आपको पहले स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। अब यहाँ पर और के बाद 2 सेंटेंस बना लीजिए। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, और दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, और हाउ हैप्पी इज ही टॉट। द पोएट सेज टू अस that the person who is happy in his life, the person who is happy in his or her life, he is born or he has got such education that is not to fulfill another's will, that is not to fulfill, not to serve another's will, whose armor, whose weapon is his honest thought. His honest thoughts are his best weapons to protect himself in this world. His honest thoughts are works. His honest thoughts work as a shield for him or her. And simple truth, just you can quote here, his simple truth is the biggest skill, is the last skill, is the final skill, because truth need not to be decorated, truth need not to be designed, it is already covered with the precious form of God. It has been said that Satyam Shivam Sundaram, सत्य शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य के विषय में कहा गया है, बहुत अच्छी बात कही है, कि सत्य बोलने के बाद इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वंस यू स्पीक ट्रुथ यू नीड नॉट टू मेमोराइज इट। और इसके बारे में एक बात और कही गई है, आपका एक झूठ आपके सारे सत्य जो आपने बोले हैं उन पर एक सवालिया निशान लगा देता है। वंस यू स्पीक a lie, once you tell a lie, your all truths will become questionable. Then if you want to protect your truths, if you want to protect your character, then you need to speak always truth. Truth is the utmost skill. In these 4 lines you can also quote that there is a beautiful rhyming scheme A B A B, because in the first line it is taught and third line it is thought, same as in the second line it is will and skill. In this way you can tell that a writer has got the ability to create music in the poem, and also the poem is one of the best poems on which poet's fame rests. As a specialty in the poem you can mention, because you will write the reference, context, explanation. At last you can write some specialty about the poem by adding these words
and your explanation will be wonderful. Thank you.